Good morning, children. Myself J.K. Khare, PGT History from Kendriya Vidyalaya, Babina, Kent. Today, we will discuss the part 2 of chapter An Empire Across 3 Continents. आज हम जो चैप्टर है हमारा 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य, उसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। तो आपने अगस्टस का शासन तक पढ़ा था कि प्रिंसिपेट उसका शासन कहलाता था, उसके बाद सेना सब पढ़ा। तो अब अगस्टस का शासनकाल कैसा था वो देखिए। नो सिविल वार, अगस्टस के शासनकाल में कोई गृह युद्ध नहीं हुआ, यानी देश में शांति बनी रही। इससे आपने पीछे पढ़ा था कि सेना जब डिवाइडेड होती थी तो गृह युद्ध हो जाता था। यहाँ पर क्या हुआ, उसने सेना पर नियंत्रण रखा। सम्राट वही सफल होता था जो सेना पर नियंत्रण रखता था। तो कोई गृह युद्ध इसके काल में नहीं हुआ। देयर वाज पीस, जब गृह युद्ध नहीं हुआ तो उसके शासनकाल में शांति व्यवस्था बनी रही, शांति थी चहुओर। सक्सेशन टू थ्रोन वाज बेस्ड ऑन फैमिली डिसेंट, यानी सिंहासन पर जो उत्तराधिकार का नियम था कि सिंहासन पर कौन बैठेगा, ये फैमिली यानी परिवार के वंशजों पर आधारित था। यानी जो राजा का पुत्र होता था वही राजा बनता था। सन ऑफ किंग गॉट द प्लेस ऑफ किंग। आर्मी एक्सेप्टेड दिस प्रिंसिपल, यानी राजा का पुत्र राजा बनेगा, इस सिद्धांत को आर्मी स्वीकार करती थी, मान लेती थी। ठीक है, सेना जो थी वो इस सिद्धांत को स्वीकार करती थी कि जो राजा है उसका बेटा अगला राजा बन जाए। इस बात को लेकर सेना और राजा के बीच में कोई मतभेद नहीं था। टिबेरियस एडॉप्टेड सन ऑफ अगस्टस वाज एक्सेप्टेड बाय द आर्मी। पहला सम्राट कौन था? अगस्टस। अगस्टस का के कोई संतान नहीं थी, ठीक है, उसके बच्चे नहीं थे। तो उसने एक लड़के को गोद लिया था, उसका नाम था टिबेरियस, उसका एडॉप्टेड सन था। तो जब अगस्टस मरा तो अगस्टस के बाद टिबेरियस राजा बना और सेना ने उसको स्वीकार कर लिया कि वो राजा का बेटा है, राजा उसे अपना बेटा मानता था, तो राजा का बेटा जो है वो राजा बनेगा, इस सिद्धांत को सेना ने स्वीकार कर लिया। वेरी लेस एक्सटर्नल वारफेयर, अगस्टस के शासन के दौरान बाहरी क्षेत्रों से बहुत कम युद्ध हुए, यानी आसपास जो छोटे मोटे विद्रोह हुए होंगे उनको दबाया गया, बाकी बहुत बड़े जो है वो लड़ाई झगड़े उसके शासनकाल में नहीं हुए, अगस्टस के शासनकाल में। यानी देखिए, अगस्टस का जो शासनकाल था उसमें कोई गृह युद्ध नहीं हुआ, शांति व्यवस्था बनी रही, सिंहासन पर जो उत्तराधिकार का नियम था वो राजा का बेटा राजा बनता था, ये रहा। सेना भी इस सिद्धांत को स्वीकार करती थी और अगस्टस का कोई अपना बेटा नहीं था, उसके टिबेरियस नाम के एक बच्चे को उसने गोद दिया था, उसे अपना पुत्र माना था। जब अगस्टस मरा तो टिबेरियस राजा बना। टिबेरियस को सेना ने भी राजा स्वीकार कर लिया और अगस्टस के शासनकाल में वेरी लेस एक्सटर्नल वारफेयर, यानी दूसरे देशों से युद्ध नहीं हुए, बहुत कम युद्ध हुए, ये शांति का काल रहा। पीस हैड कम आफ्टर डिकेड्स ऑफ इंटरनल स्ट्राइक, ये जो शांति व्यवस्था थी ये कई दशकों के संघर्ष के बाद आई थी। अगस्टस से पहले जो थी वहां पे संघर्ष चलते रहे, तो अगस्टस ने वहां शांति व्यवस्था स्थापित की थी 27 ईस्वी में, 27 ईसा पूर्व। उसके पहले वहां झगड़े होते थे, आपस में लड़ते रहते थे, बाद में अगस्टस पहला राजा बना था। द सोल्जर्स एजिटेटेड फॉर बेटर वेजेस एंड सर्विस कंडीशंस, ये हमने पहले पार्ट में भी बताया था आपको। सैनिक जो थे वो अच्छी तनख्वाही के लिए, अच्छे पारिश्रमिक के लिए और अच्छी कार्य करने की स्थितियों के लिए आंदोलन करते थे, विद्रोह करते थे कभी। ग्रेजुअल एक्सटेंशन ऑफ डायरेक्ट रोमन रूल, तो ग्रेजुअल धीरे धीरे जो रोम का साम्राज्य था वो प्रत्यक्ष रूप से बढ़ता चला गया। जब शांति व्यवस्था रही, राजा मजबूत हुआ, तो धीरे धीरे क्या हुआ, रोमन साम्राज्य का डायरेक्ट रोमन रूल जो था, प्रत्यक्ष रोमन साम्राज्य, वो बढ़ता गया। एक प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है कि राजा के अधीन मान लिया कि हाँ हम इनके अंडर में, ऑटोनोमस बॉडी रहती है, स्वतंत्रता रहती है,
लेकिन यहाँ क्या था, डायरेक्ट रोमन रूल जो था वो धीरे धीरे बढ़ता गया रोम साम्राज्य। इनकम फ्रॉम अदर स्टेट्स, जब दूसरे राज्यों पर कब्जा किया गया, दूसरे राज्यों को रोमन साम्राज्य में मिला लिया गया, तो क्या हुआ, उन राज्यों से आय प्राप्त होने लगी, इनकम प्राप्त, उन राज्यों से इनकम प्राप्त होने लगी, क्योंकि उनमें जो कब्जे में आए तो वहां से टैक्स वसूलना शुरू हो गया। टैक्स वसूलना शुरू हुआ तो इस रोमन साम्राज्य को उन राज्यों से इनकम प्राप्त हुई। रोम साम्राज्य की आर्थिक स्थिति क्या हुई, मजबूत। डिपेंडेंट किंगडम्स वेयर मिक्स्ड इनटू रोमन प्रोविंशियल टेरिटरीज। अब जो उस समय एट दैट टाइम जो किंगडम्स थे, जो डिपेंडेंट किंगडम मतलब जो रोम साम्राज्य पर निर्भर थे, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने जीवन निर्वाह के लिए जो रोम साम्राज्य पर निर्भर करते थे, तो उन राज्यों को क्या किया गया, रोम साम्राज्य में मिक्स कर लिया गया, एनेक्स्ड कर लिया गया, रोम साम्राज्य में मिला लिया। अब वो स्वतंत्र राज नहीं रह रहे, पहले वो डिपेंडेंट थे लेकिन स्वतंत्र थे, मतलब इस पर निर्भर करते थे, यानी रोम उनकी मदद करता रहता था। अब वो क्या हुआ, रोम ने उनकी मदद करना बंद करने की जगह उसने उनको अपने साम्राज्य में ही मिला दिया, उनका अस्तित्व खत्म कर दिया। कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्पायर, यानी राज्य पर कैसे नियंत्रण करता था, साम्राज्य पर कैसे नियंत्रण किया जाता था, और साम्राज्य का प्रशासन कैसे चलता था। By establishing urban centers that lined the shore of Mediterranean Sea, तो भूमध्य सागर जो था वो रोम साम्राज्य का हृदय कहलाता। तो भूमध्य सागर के किनारे क्या किया, रोम सम्राटों ने नगर बसा दिए, उन नगरों से कंट्रोल रखते थे आसपास के क्षेत्र। By collecting taxes from countryside through these centers, भूमध्य सागर के चारों आसपास जो नगर बसाए, उन नगरों से वो लोग, दूर के जो गांव थे, वो गांव जो के लोगों से टैक्स वसूलने का काम इन नगरों के द्वारा किया जाता। ये नगर जो थे वो आपके टैक्स कलेक्शन का केंद्र बन गए थे, सेंटर ऑफ टैक्स कलेक्शन। वो नगर कहाँ बसे थे, भूमध्य सागर के किनारे बसाए, क्योंकि भूमध्य सागर के चारों राज्य फैला हुआ था। वाई टेकिंग हेल्प फ्रॉम अदर क्लास, अब इसमें जो दूसरे वर्ग थे, रोम साम्राज्य में जो और वर्ग थे, उन वर्गों को भी साम्राज्य में शामिल किया, उन लोगों से भी मदद ली, ठीक है, उन लोगों से भी मदद ली गई, तो कुल मिलाकर सभी वर्गों का सहयोग प्राप्त किया गया। इमरजेंस ऑफ पावरफुल अपर क्लास फ्रॉम प्रोविंसेस, तो धीरे धीरे क्या, जब शहर बसे तो प्रांतों में एक नया शक्तिशाली उच्च वर्ग उभर कर आया। शहर बसे, उनमें कुछ व्यापार किए होंगे, कुछ एरिस्टोक्रेट बन गए होंगे, कुछ और किसी प्रकार से आगे बढ़े, तो एक नया उच्च वर्ग प्रांतों से निकल कर आया। पहले क्या था, रोम साम्राज्य में जो मेन रूप से इटली के लोग जो थे वो कब्जा जमाए थे, रोम के लोग वो कब्जा जमाए थे। सर अब क्या, एक नया वर्ग जो है प्रांतों से निकल कर आने लगे, रोम साम्राज्य के अंडर में जो स्टेट थे वहां से एक पावरफुल अपर क्लास इमर्ज हुआ, वहां से निकल कर आया। सीनेटर्स ऑफ प्रोविंशियल ओरिजिन बिकेम इमीडिएटली, धीरे धीरे क्या हुआ, जो संसद के सदस्य थे, सीनेटर्स थे, सभासद जिन्हें कहते, उनकी संख्या प्रांतों से पहले, प्रांतों के सीनेटर की संख्या जो है वो बढ़ गई। पहले संसद में कौन पहुंचते थे, जो रोम साम्राज्य के बेल्जियस फैमिली के लोग थे, बाद में इटली के लोग वहां आए। अब इटली की जगह क्या हो गया, प्रांतों के जो डिफरेंट स्टेट थे जिनको शामिल कर लिया गया था, वहां एक अपर क्लास बना, वो अपर क्लास के लोग रोम साम्राज्य के संसद में पहुंचने लगे, तो मेजॉरिटी में हो गए। अब इटली और रोम के संसद हो गए कम, सांसद हो गए कम, और जो डिफरेंट स्टेट थे उनके सांसदों की संख्या हो गई ज्यादा। अब फीचर्स ऑफ सिटीज देखिए कि शहरों के लक्षण क्या थे। तो फीचर्स ऑफ सिटीज में इन शहरों की क्या विशेषताएं थी, पब्लिक बाथ, पब्लिक बाथ माने सार्वजनिक स्नानागार, ऐसे स्विमिंग पूल टाइप के कह सकते हैं, जहां आम जनता जो है या उच्च वर्ग या मध्य वर्ग जाकर इंजॉय कर सकता है। तो पब्लिक बाथ तालाब भी होते हैं, ठीक है, लेकिन तालाब जो है वो आपको गांव में मिलेंगे, उनमें पानी गंदा होता है, स्विमिंग पूल का पानी साफ होता है,
तो पब्लिक बाथ और जो है आपकी ये रोम के साम्राज्य के जो पब्लिक बाथ है, इनमें अंतर है। पब्लिक बाथ तो गांव में भी होते हैं, ठीक है, गांव में नदियों में जो वो भी पब्लिक बाथ होती है, एक तरीके से कोई भी जाकर नहा सकता है नदी में। यहाँ पर पब्लिक बाथ का अर्थ है स्विमिंग पूल टाइप के। मच हायर लेवल ऑफ एंटरटेनमेंट, मनोरंजन का जो स्तर था रोम साम्राज्य में वो बहुत ऊंचा था। मनोरंजन के बहुत सारे साधन वहाँ अवेलेबल थे, यानी वहाँ के लोग मनोरंजन पर बहुत विशेष ध्यान देते थे। तो मनोरंजन जो होता है वो आदमी को स्वस्थ रखता है, ठीक है, तनाव से बचाता है। 176 days of the year were used in entertainment. एक साल में 365 days होते हैं। There are 365 days in a year. And out of 365 days, 176 days of the year were used in entertainment. वहाँ साल में 176 दिन मनोरंजन कार्यक्रम होते हैं जिनमें जनता भाग लेती है, पार्टिसिपेशन करती है। तो आपको हर लगभग दूसरे दिन, लगभग आधे होगा, 176 दूनी 352 होती है, 176 टू जा 352। तो आप देखिए लगभग आधी साल जो है वो वहाँ मनोरंजक कार्यक्रम होते रहते, जनता जो है वो इंजॉय करती थी। जनता क्या, सभी वर्ग इंजॉय करते थे। इसलिए जनता का मतलब एक गरीब वर्ग नहीं कहेंगे, वो सभी वर्गों के लिए मनोरंजन के साधन वहाँ उपलब्ध थे। वेटर प्रोवाइडेड फॉर ड्यूरिंग फूड शॉर्टेज, और शहरों की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि जब भोजन की कमी होती थी, गांव में अकाल पड़ता था, तो शहरों में अनाज के भंडार होते थे, तो शहरों में जो है अनाज उपलब्ध होता, ठीक है। तो 4 विशेषताएं मैंने आपको बताई कि शहरों में जो थे पब्लिक बाथ होते थे, मनोरंजन का लेवल जो था बहुत हाई था, लेवल ऑफ एंटरटेनमेंट वाज वेरी हाई। दे यूज 176 डेज इन रिक्रिएशन एंटरटेनमेंट, मनोरंजन में वो लोग साल के 176 दिन बिताते। ड्यूरिंग फूड शॉर्टेज सिटीज वेयर बेटर प्रोवाइडेड, जब अकाल पड़ता था, भुखमरी फैलती थी, कोई नेचुरल डिजास्टर होता था, इन दैट सिचुएशन सिटी में आपको जो है वो सामान अच्छी तरीके से मिल जाता था, आसानी से मिल जाता, ठीक है। गांव में तो पैसा देने पर भी नहीं मिलता है क्योंकि है ही नहीं, लेकिन शहरों में क्या है, सरप्लस रखा जाता है, तो शहरों में उपलब्ध होता था। अब रोमन थिएटर देखिएगा, जो मनोरंजन बताया उसमें रोमन थिएटर देखिएगा, एक रोमन थिएटर दिख रहा है। आप देखिए इसमें सीढ़ियां जो है स्टेडियम की तरह है, जैसे स्टेडियम हमारा बना होता है, जो बड़े बड़े आजकल स्टेडियम बने हैं, कल ईडन गार्डन का है या बॉम्बे का है, तो इस तरह ये खुला है स्टेडियम, इसमें पानी बरसने की स्थिति में आपको कार्यक्रम रद्द करना पड़ेगा, बाकी स्थिति में ये बहुत अच्छा है, ठीक है। स्टेडियम जो है हमारे वो कवर्ड होते हैं, जनता उसमें बैठी रह सकती है कुछ स्टेडियम पे, हालांकि कुछ देशों के स्टेडियम सही नहीं है। तो ये इस तरीके से सामने एक आपका पैलेस टाइप का भी दिख रहा है, उसमें राजा लोग भी बैठ सकते हैं, बीच में जो जगह है उसमें कार्यक्रम होते हैं। तो ये एक तरीके से रोमन थिएटर था, यानी रंगमंच था यहाँ पर। अब प्रॉब्लम आती है थर्ड सेंचुरी क्राइसिस। आपने देखा था कि 230 ईस्वी तक जो था ये रोमन साम्राज्य फला फूला, तरक्की की। तीसरी शताब्दी में 230 ईस्वी के बाद वहां पर एक संकट आया। वो संकट क्या था, तो उसको कहते हैं थर्ड सेंचुरी क्राइसिस, तीसरी शताब्दी का संकट। ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। From 230s, empire found itself fighting on several fronts. 230 के दशक से आप देखिए जो रोमन साम्राज्य था वो कई मोर्चों पर लड़ रहा था, कई मोर्चों पर उसने अपने आप को लड़ता हुआ पाया। A new and more aggressive dynasty, Sasanian, emerged in Iran in 225. अब संकट आने का दूसरा कारण क्या था, एक तो था कि कई मोर्चों पर लड़ रहा था, कई मोर्चे में एक मोर्चा क्या था, सबसे बड़ी समस्या थी कि ईरान में 225 ईस्वी में एक नया राजवंश उदय हुआ, तो वो नया राजवंश कौन सा था, ससानियन। और राजवंश कैसा था, एग्रेसिव था, आक्रामक था, आक्रमण करना पसंद करता था। ईरानियन एक्सपेंशन इन द डायरेक्शन ऑफ यूफ्रेट्स, जो यूफ्रेट्स नदी जो एक पतली पहले पार्ट बताया था, यूफ्रेट्स नदी के पास एक पतली सकरी पट्टी के द्वारा ईरान और रोम अलग होते हैं,
तो ईरानियों ने क्या किया, उस नदी की ओर विस्तार करना शुरू किया, यानी वहां पर रोम की जमीन पर कब्जा करना शुरू किया। विक्ट्री ऑफ सापुर फर्स्ट, सापुर एक जो था वो ससानी राजवंश का राजा था, ईरानियन रूलर था, उसने रोम की 60,000 सैनिकों की सेना को हराया। ठीक है, उसने विक्ट्री ऑफ सापुर फर्स्ट ऑन रोमन आर्मी ऑफ 60,000 एंड कंट्रोल ऑन ईस्टर्न कैपिटल ऑफ एंटियोक। तो सापुर प्रथम ने क्या किया था, रोम साम्राज्य की 60,000 सैनिकों वाली सेना को हराया और रोम साम्राज्य की जो पूर्वी राजधानी थी, कौन सी थी, एंटियोक, जो इस समय सीरिया में है। ठीक है, यहां तक राज फैला हुआ था रोम साम्राज्य, इस पूर्वी राजधानी पर कब्जा कर लिया। ठीक है, सापुर प्रथम ने रोम की 60,000 सैनिकों वाली सेना को हराया और रोम की पूर्वी राजधानी एंटियोक पर कब्जा कर लिया। ये सापुर प्रथम का आप चित्र देखिएगा। अब आपने पीछे पढ़ा था कि कई मोर्चों पर लड़ा था, तो क्या ये जर्मनिक ट्राइब है, जो राइन नदी तक इसकी सीमा फैली हुई थी, तो वहां जर्मनी पड़ता है, राइन नदी जर्मनी में है, तो वहां जो जर्मनी की जनजातियां थी वो रोम को परेशान करने लगी। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ जर्मनिक ट्राइब्स, जो जर्मनी की जनजातियां थी, उन्होंने बहुत सारी गतिविधियां की, आगे बढ़ने लगे वो लोग अपने क्षेत्रों से, पहले वो दबे रहे, अब वो आगे बढ़ने लगे। तो उनमें कौन कौन सी थी, अलामानी, फ्रैंक और गोथ। अलामानीज, द फ्रैंक्स, द गोथ, ये जनजातियों ने रोम साम्राज्य को परेशान करना शुरू कर दिया। तो उत्तर की ओर से वो इनसे परेशान, पूरब में रोम का साम्राज्य परेशान कर रहा था, ईरान का साम्राज्य परेशान कर रहा था। रोमन had to abandon much of the territory beyond the Danube। तो डैन्यूब नदी के आसपास का जो क्षेत्र था, डैन्यूब नदी से परे जो क्षेत्र रोम साम्राज्य के कब्जे में आता था, उस क्षेत्र को रोम को त्यागना पड़ा, छोड़ना पड़ा, क्योंकि ये अब वहां पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। एक तो सेना को उसने हरा दिया था वहां पे 60,000 सैनिकों वाली, दूसरा ये जर्मन जनजातियां परेशान करी थी, तो बहुत सारा जो रोम साम्राज्य के अधीन डैन्यूब के उस पार वाला क्षेत्र आता था, उस क्षेत्र को रोम साम्राज्य ने त्याग दिया। द रैपिड सक्सेशन ऑफ एम्परर्स इन दी 3rd सेंचुरी, और सबसे बड़ा कारण क्या था, ये 3वीं सदी के संकट का कारण था कि रोम में 25 राजा बने, कितने सालों में, 47 सालों, यानी 230 से आप मान लीजिए 230 से और 277 तक 47 साल हो गए। ठीक है, तो इस पीरियड में 47 सालों में 25 राजा वहां बने। 25 राजा बनने का मतलब कि वहां एक राजा का कार्यकाल जो है वो 2 साल से भी कम हो गया एवरेज में, अगर एवरेज औसत निकाला जाए। तो ये जो 6 का 7 कारण है, ये 3वीं शताब्दी के संकट को जिम्मेदार है उसके लिए। 3वीं शताब्दी का संकट जो था वो इन्हीं कारणों से उत्पन्न हुआ था। ठीक है, यानी रोम, देखिए मेन कारण क्या था कि जो कई मोर्चों पर रोम ने अपने आप को लड़ता हुआ पाया। ईरान में एक नया राजवंश आया, ससानियन, वो आक्रामक था, एग्रेसिव राजवंश था, आक्रमण करना पसंद करता था। उस राजवंश का एक ईरानी रूलर था सापुर प्रथम, उसने रोम की 60,000 सैनिकों वाली सेना को हराया और जो पूर्वी राजधानी एंटियोक थी रोम की, उस पर कब्जा कर लिया। ठीक है, उधर उत्तर में जर्मनी की जो ट्राइब थी, अलामानी, फ्रैंक, गोथ, इन लोगों ने भी रोम के साम्राज्य को परेशान करना शुरू कर दिया। तो रोम डैन्यूब के पार का जितना इलाका रोम के अंदर में आता था, वो सब रोम को छोड़ना पड़ा। और सबसे बड़ी बात क्या थी, वहां राजा कमजोर थे। इस दौरान जो राजा हुए वो बहुत कमजोर थे, वो राज लंबे समय तक कर नहीं पाए, या वो सेना को कंट्रोल में नहीं रख पाए कुल मिलाकर। तो 25 सालों में 47 वहां राजा बने, तो जिस कारण रोम साम्राज्य कमजोर हुआ। फैमिली सिस्टम देखिए, वहां पारिवारिक व्यवस्था क्या थी, न्यूक्लियर फैमिली थी, एकांकी परिवार था, जिसमें माता पिता, बच्चे, जिसमें पति पत्नी और बच्चे रहते हैं, वो एकांकी परिवार माना जाता है। लेकिन स्लेव्स वेर इंक्लूडेड इन द फैमिली, लेकिन दासों को, गुलामों को वहां परिवार में शामिल किया जाता था। रोम साम्राज्य में दास प्रथा बहुत डीप रूटेड थी। तो रोम साम्राज्य में जो एकांकी परिवार, तो एकांकी था, एकांकी परिवार का मतलब न्यूक्लियर फैमिली मीन्स वेयर हस्बैंड, वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन लिव्स।
ठीक है, जहाँ हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे रहते हैं, यार हस्बैंड वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन लिव, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली। लेकिन बट इन रोमन एम्पायर न्यूक्लियर फैमिली सिल्व्स वेर आल्सो इंक्लूडेड, उस एकांकी परिवार में दासों को भी शामिल किया जाता है। वाइफ डिड नॉट ट्रांसफर हर प्रॉपर्टी, पत्नी जो थी वो अपनी संपत्ति पति को नहीं देती थी। पत्नी के पास जो प्रॉपर्टी होती थी वो उसी की रहती थी, वो पति की नहीं मानी जाती थी। सी रिटेन द फुल राइट इन फादर्स प्रॉपर्टी, यानी पत्नी के पास अपने पिता की संपत्ति में पूर्ण अधिकार रहता है। यानी उस समय महिलाओं की स्थिति आप अच्छी मान सकते हैं। डॉरी वाज ट्रांसफर्ड टू हस्बैंड, लेकिन दहेज जो होता था, विवाह के समय पत्नी को जो दहेज दिया जाता था, वो उसको अपने पति को ट्रांसफर करने का नियम उस समय था। वीमेन रिमेन प्राइमरी हियर ऑफ हर फादर, यानी अपनी महिलाएं जो थी वो अपने पिता की संपत्ति में प्राथमिक उत्तराधिकारी थी। यानी उत्तराधिकार में जैसे पुत्र को ना देकर पुत्रियों को देना पहली प्राथमिकता मानी जाती थी, ये वहां का नियम है। तो एकांकी परिवार था जिसमें पति पत्नी और बच्चे रहते थे, लेकिन एकांकी परिवार में भी गुलामों को शामिल किया जाता था। पत्नी जो थी वो अपनी प्रॉपर्टी पति को ट्रांसफर नहीं करती थी, पिता की संपत्ति में भी उसका पूर्ण अधिकार था, लेकिन डॉरी वो जो दहेज मिलता था वो अपने पति को ट्रांसफर करती थी। और महिलाएं जो हैं वो अपने पिता की संपत्ति की प्राथमिक उत्तराधिकारी मानी जाती थी, यानी पिता की संपत्ति में पुत्रियों को पहले अधिकार प्राप्त होता था। ठीक है, वुमेन एंजॉयड कंसिडरेबल लीगल राइट, महिलाओं को पर्याप्त कानूनी अधिकार प्राप्त थे उस समय। कानूनी रूप से महिलाएं मजबूत थी, उनकी बात सुनी जाती है। टू टेक डाइवोर्स वाज इजी, अगर महिला को लग रहा है पति के साथ रहना आसान नहीं तो डाइवोर्स ले सकती थी। डाइवोर्स लेना आसान था, और डाइवोर्स दोनों के लिए आसान था, पति पत्नी दोनों के लिए। देयर वाज एज गैप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, महिला और पुरुष यानी पति और पत्नी दोनों के बीच आयु में अंतर होता है। महिलाओं की शादी जो थी वो 20s में होती थी, 20 साल में जनरली, और पुरुषों की शादी जो थी वो 30s में होती, 30s एंड अबव। ठीक है, तो महिला और पुरुषों की जो आयु थी, एज गैप था, वो ज्यादा था उस समय। ठीक है, सामान्यतः विवाह में आयु का अंतर जो होता है वो 1-2 साल 3 साल रहता है, वर्तमान में चले या पिछले सामान्य नियम जो है। ठीक है, लेकिन वहां जो था वो 10 साल का करीब अंतर था, एज गैप था। ये वहां की पारिवारिक व्यवस्था है। अरेंज मैरिज सिस्टम था, सामान्यतः प्रेम विवाह कम होती थी। जो विवाह की व्यवस्था थी वो थी अरेंज मैरिज, यानी माता पिता की मर्जी से विवाह होते थे, माता पिता विवाह को व्यवस्थित करते। वुमेन वेयर अंडर कंट्रोल ऑफ, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी जो महिलाएं थी वो पुरुषों के नियंत्रण में रहती थी। पुरुषों का उन पर डोमिनेशन था, कंट्रोल था, प्रभुत्व था। फादर हैड लीगल कंट्रोल ओवर देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों पर पिताजी का पूर्ण रूप से कानूनी अधिकार था, कानूनी नियंत्रण था। तलाक लेना भले ही आसान हो, लेकिन बच्चों पर जो नियंत्रण था वो पिता का होता था कानूनी रूप से। अनवांटेड चिल्ड्रन वेयर लेफ्ट आउट इन दी कोल्ड टू डाई, अब जो उस समय अवांछित बच्चे होते थे, यानी जिसमें कोई आदमी मानता था कि ये उसकी पत्नी का जो बच्चा है वो मेरे से उत्पन्न नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में अनवांटेड बच्चों को वो लोग क्या करते थे, ठंड में खुले में छोड़ देते थे ताकि वो बच्चा मर जाए। ठीक है, तो ऐसे अवांछित बच्चों को ठंड में मरने के लिए खुले में छोड़ दिया जाता था। ये उस समय सिस्टम, पारिवारिक व्यवस्था। शिक्षा की स्थिति देखिए, साक्षरता की, लिटरेसी क्या थी, तो लिटरेसी वाज लो, साक्षरता जो थी वो कम थी। साक्षरता की स्थिति क्या थी, कम थी, यानी साक्षर बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं। इट वाज डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, साक्षरता भी क्या थी, देश के विभिन्न भागों में अलग अलग थी, यानी किसी भाग में ज्यादा किसी भाग में कम। ऐसा नहीं है कि सारे भागों में एक सी, जैसे हमारे केरल में 94% की आप तो 100 हो गई होगी, और आप वहीं बिहार में जाइए तो 50% से नीचे है, छत्तीसगढ़ में। तो जो डिफरेंट पार्ट में साक्षरता की रेट जो थी वो कम थी, हालांकि ओवरऑल साक्षरता जो थी वो तो कम थी, और लेकिन उसमें भी आप अगर विभेदन करने चलें तो आप देखेंगे कि डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट थी, किसी पार्ट में ज्यादा किसी में कम।
पोम्पेई सिटी हैड एडवर्टाइजमेंट, जो पोम्पेई सिटी है वहां पर विज्ञापन लगे हुए हैं, यानी ये पता चलता है कि वहां पढ़े लिखे लोग रहते थे। ग्राफिटी वेयर फाउंड ऑल ओवर द सिटी, यानी जो लिखित चीजें हैं पूरे शहर में, उस शहर में लिखित चीजें पाई गई। साक्षरता कम थी और डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट थी। जो पोम्पेई शहर है वहां पर बहुत सारे विज्ञापन पाए गए। ग्राफिटी वेयर फाउंड ऑल ओवर द सिटी, यानी शहरों में पढ़ी लिखी होने की सामग्री वहां पाई गई, जिससे पता चलता है कि वहां साक्षरता थी। कल्चर, संस्कृति कैसी थी? तो मैनी रिलीजियस कल्ट्स एंड लोकल डाइनेमिक्स, वहां बहुत सारे धार्मिक संप्रदाय थे, बहुत सारे स्थानीय देवी देवता थे, जिनमें 4 देवी देवताओं के नाम मुख्य आते हैं, जुपिटर, जूनो, मिनर्वा और एक देवता और थे। ठीक है, तो 3-4 देवी देवताओं के नाम आते हैं। हमने आपको बताया जुपिटर जो बृहस्पति है, मार्स, 4 हो गए, जुपिटर, मार्स और जूनो और मिनर्वा, ये 4 वहां के देवी देवता जो है मुख्य माने जाते हैं। मैनी लैंग्वेजेस भी आर स्पोकन, बहुत सारी भाषाएं वहां बोली जाती हैं। इन दी ईस्ट, अगर हम पूरब की बात करें, जहां एंटीओक था, पूर्वी राजधानी थी, वहां पर अरामाइक भाषा बोली जाती है। मिस्र का इलाका जो रोम साम्राज्य के कब्जे में आता था, वहां कॉप्टिक भाषा बोली जाती थी। इन नॉर्थ अफ्रीका, प्यूनिक एंड बर्बर, नॉर्थ अफ्रीका का जो इलाका रोम साम्राज्य के अंडर में आता था, वहां प्यूनिक और बर्बर भाषाएं बोली जाती थी, बर्बर। इन स्पेन एंड नॉर्थ वेस्ट, स्पेन में और उत्तर पश्चिम में आप देखिए केल्टिक भाषा बोली जाती है। तो विभिन्न भारत की भाषाएं जो हैं वहां पर इस्तेमाल होती थी। डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ ड्रेस एंड कॉस्ट्यूम्स, विभिन्न प्रकार के वहां परिधान थे, वेशभूषा थी। ठीक है, वहां लोगों की जो कपड़े पहनने की स्टाइल थी वो अलग अलग थी। विभिन्न प्रकार के वहां परिधान चलते थे, कपड़े चलते थे, वेशभूषा चलती थी। दे एट डिफरेंट फूड आइटम्स, और खाने के जो उनके फूड आइटम्स थे वो भी अलग अलग हुआ करते थे, अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से भोजन वहां चलता था। डिफरेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यानी वहां सामाजिक संगठन थे, वो भी विभिन्न प्रकार के थे। ठीक है, अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से उन्होंने व्यापारियों के संगठन, ठीक है, सैनिकों के संगठन, ठीक है, अलग अलग उन्होंने अपने सोशल ऑर्गेनाइजेशन बना दिए थे, अपने अपने वर्ग के हिसाब से उन्होंने सोशल ऑर्गेनाइजेशन बना दिए। डिफरेंट पैटर्न ऑफ सेटलमेंट, और जो बस्तियों के प्रारूप थे वो भी अलग अलग थे, विभिन्न प्रकार के वहां मकान बने हुए थे। ठीक है, जहां जैसी जलवायु है, जहां जैसा वातावरण है, उसके हिसाब से उन्होंने अपने सेटलमेंट किए थे। ठीक है, अब इकोनॉमिक एक्सपेंशन, आर्थिक विस्तार रोम साम्राज्य का कैसे हुआ? तो देयर वेयर हार्बर्स, माइंस, क्वेरीज, ब्रिकयार्ड्स, ऑलिव ऑयल फैक्ट्री एक्सेट्रा। वहां पर आप देखिए बंदरगाह थी, जिनसे विदेशों से सामान आता है और जाता है। माइंस, जमीन के अंदर खाने थी। क्वेरीज, ओपन खदानें थी, खुली खदानें थी। ब्रिकयार्ड, चिमनियों के भट्टे थे, यानी ईंटें बनती थी। ऑलिव ऑयल फैक्ट्री, जैतून के तेल की फैक्ट्रियां थी। इन सबसे पता चलता है कि वहां आर्थिक तरक्की थी। Wheat, wine and olive oil were traded and consumed, and they came from different parts of the country. गेहूं, शराब, जैतून का तेल, इनका व्यापार होता था, लोग इनका प्रयोग भी करते थे। ये चीजें देश के विभिन्न भागों से वहां आती जाती थी, व्यापार होता था। ठीक है, एम्फोरा, एम्फोरा एक बर्तन का नाम है, कंटेनर, अभी आपको इसका चित्र दिखेगा। वाज यूज्ड टू कैरी वाइन एंड ऑलिव ऑयल, एम्फोरा एक जो बर्तन होता था, इसमें शराब और जैतून का तेल भरकर ले जाया जाता था। इसका शराब और जैतून का तेल ले जाने में उपयोग किया जाता था। स्पेनिश ऑलिव ऑयल वाज कैरीड इन कंटेनर्स कॉल्ड ड्रेसिल, और स्पेन का जो जैतून का तेल था वो एक विशेष प्रकार के कंटेनर में आता था, उसको कहते थे ड्रेसिल 20। ड्रेसिल 20 और एम्फोरा ये कंटेनर के नाम है। तो ड्रेसिल 20 में आता था स्पेन का ऑलिव ऑयल, और एम्फोरा में आता था शराब और ऑलिव ऑयल। वो ऑलिव ऑयल कहीं और का भी हो सकता है। अब ये देखिए ड्रेसिल 20 का चित्र देखिए आप, ऐसा होता था ड्रेसिल 20। ठीक है, ये एम्फोरा है, एम्फोरा का चित्र देखिए, ये एम्फोरा है। एम्फोरा और ड्रेसिल 20 में आपको
देखना है, ध्यान रखना, अगर आइडेंटिफिकेशन के लिए पेपर आता है, पेपर में क्वेश्चन, तो आपको करना है। ठीक है। द बिग लैंड ओनर्स कम्पीटेड विथ ईच अदर टू कंट्रोल द मेन मार्केट। जो मुख्य बाजार था उस पर कब्जा करने, कौन किसका प्रभुत्व रहेगा कब्जा करने के लिए, बड़े जो जमींदार थे वो एक दूसरे से, उनका प्रतिस्पर्धा होती थी, मुकाबला चलते थे कि हमारा कब्जा रहे, हम बड़े हो जाएं, दूसरे सोचते थे हम बड़े हो जाएं। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, कुछ तकनीक का भी प्रयोग होता था, जैसे पानी से चलने वाली मशीनें बनती, जो पंचक्की टाइप की होती थी, वो चलाते थे। ठीक है। लोहे के औजारों का उपयोग करते थे, तो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी था। वेल ऑर्गेनाइज्ड कॉमर्शियल एंड बैंकिंग नेटवर्क, उनके जो व्यापार व्यवस्था थी, व्यापार संगठन था, वो बहुत अच्छे थे, व्यापारिक संगठन और बैंकिंग व्यवस्था थी, जहां पर लोगों को पैसा रखने और पैसा निकालने और जमा करने दोनों की सुविधा प्राप्त थी। वाइड स्प्रेड और यूज ऑफ मनी, वहां लोग जो थे वो धन का बहुत उपयोग करते थे, मनी करेंसी का उपयोग होता था, बार्टर सिस्टम नहीं था, चीजों का आदान प्रदान नहीं होता था। ठीक है। वहां के लोग जो थे वो करेंसी का उपयोग करते थे। अभी आपको आगे आएगा कौन सी करेंसी चलती थी। ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो जो बड़े जमींदार थे वो एक दूसरे में, बड़े बड़े जमींदार थे वो एक दूसरे से टक्कर लेते थे, किस लिए कि मार्केट पर उनका कब्जा बना रहे और मेन मार्केट पर वो कब्जा रख सके, तकनीक का प्रयोग करते थे। वेल ऑर्गेनाइज्ड कॉमर्शियल सिस्टम था वहां, बैंकिंग व्यवस्था बहुत अच्छी, लोग जो थे मनी का उपयोग करते थे, और मेन रीजन्स वेयर वेरी फर्टाइल, यानी जो रोम साम्राज्य का जो मुख्य क्षेत्र था, मेन रीजन जो था वो बहुत उपजाऊ था, इसीलिए रोम साम्राज्य का आर्थिक विस्तार हुआ। ठीक है, ये आपका पार्ट खत्म हो गया, पार्ट 2 आपके पूरे हो गए। थर्ड पार्ट विल बी डिस्कस्ड इन पार्ट आफ्टरवर्ड्स या नेक्स्ट वीडियो, इन दी नेक्स्ट वीडियो।